माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। तो जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मेटाफिज़िकल पोइट्स में मैंने उसका सबसे बड़ा पोएट, सबसे बड़ा नाम, उसका फादर, उसका लीडर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर लें। अब भी जो मैं डिस्कस करूँगी ना, क्योंकि टोटल 7 मेटाफिज़िकल पोइट्स थे, मैंने आपको याद करवाया था पिछली वीडियो में। एक डिस्कस करके बाकी कितने बचे? 6। अभी हम उन 6 को देखेंगे। उन 6 को भी मैं बहुत ट्रिकी वे में याद करवाने की कोशिश करूँगी। जो पहले 2 हैं ना, उनको आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और यूनिक इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये दोनों जो पोइट्स हैं, ये ना सिर्फ केवेलियर पोइट्री से, ना सिर्फ मेटाफिज़िकल पोइट्री से बिलोंग करते हैं, बल्कि केवेलियर भी थे। कैसे थे? आई विल टेल यू। ओके, अब इन दोनों का नाम याद रखना है। कौन से 2 थे ऐसे जो केवेलियर भी थे, मेटाफिज़िकल भी थे? और उनमें एक और चीज़ थी कि वो इन सिर्फ 2 से नहीं, बल्कि कुछ सिमिलरिटीज़ उनकी एलिज़ाबेथन सॉन्ग राइटर से भी रिजेंबल करती थी। अब वो क्या थी वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं उन बेचारे दोनों के नाम बता देती हूँ। तो नाम था रॉबर्ट हैरिक और थॉमस कैर्यू। ये जो जॉन डन के नीचे 2 लिखे हैं ना, इनकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब रॉबर्ट हैरिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, दोनों को मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पहले मैंने रॉबर्ट हैरिक को डिस्कस किया हुआ है। अब मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एलिजाबेथन सॉन्ग राइटर्स से बिलोंग करती हैं, सिमिलर हैं। वो क्या है? पेंसिव फैंटेसी। या पेंसिव फैंटेसी आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है थॉटफुल और ड्रीमी इमेजिनेशन। ऑब्वियसली अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है और उसकी ड्रीमी इमेजिनेशंस ना हों कुछ लिखते हुए, क्वाइट इम्पॉसिबल ना। सो दे वर सिमिलर टू देम इन दिस एस्पेक्ट। ओके, उसके बाद मेडिटेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? ये स्ट्रेंथ मैंने गलती से लिख दिया, स्ट्रेन वर्ड है, टाइपिंग एरर है। ओके, तो इसका भी मतलब होता है डीप रिफ्लेक्सिव। उसके बाद रिलीजियस वर्सेस में भी ये उनसे सिमिलर था। इसी वजह से कहते हैं कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये हैरी मैंने लिखा हुआ, हैरी उसको यूं कह सकते हैं, मैंने लार्ड से हैरी लिखा हुआ। आगे जो है थॉमस कैर्यू की बात करते हैं। ये वही है जिसके साथ मैंने बोला था दोनों केवेलियर भी हैं, दोनों मेटाफिज़िकल भी हैं, और एलिज़ाबेथन से भी इनकी थोड़ी रिजेम्बलेंस है। लेकिन थॉमस कैर्यू के बारे में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि ये मेटाफिज़िकल है, केवेलियर है, और इसका मास्टरपीस परसुएशन ऑफ लव है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के थीम्स मोस्टली क्या होते थे? लव होता था, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स होते थे, रिलीजियस एलिमेंट्स, थीम्स वगैरह को डिस्कस करते थे। मोस्टली लव इनका जो है वो थीम होता था। ठीक है, देखिए इसकी नाम जो है मास्टरपीस परसुएशन ऑफ लव। ओके, क्लियर। उसके बाद जो है फाइनेस्ट लिरिक, मैंने बताया ना सॉन्ग राइटर से, सॉन्ग राइटर्स कौन से होते हैं? लिरिक्स जो लिखते हैं वही होता है ना। तो एलिजाबेथन से ये बिलोंग रिजेंबल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा लिरिक्स लिखते थे। कहते फाइनेस्ट लिरिक्स लिखता था, लेकिन इसके अंदर एक क्या कमी थी कि ये जो इसके साथ होता था ना हैरिक, ठीक है, इससे थोड़ी फ्रेशनेस, यानी इसके अंदर वो जज्बा इसकी राइटिंग्स में नहीं देखा गया। वो फ्रेशनेस, वो जो किसी को स्पर करे, वैसा कुछ इतना नहीं दिखाया गया अगर हम इसको हैरिक से कंपेयर करें। ओके, स्पॉन्टेनिटी क्या कि जो इंस्टिंक्टली इंसान लिखता है ना, लाइक उसको विरासत में मिला हो, तो वो चीज़ एक किस्म की इसमें नहीं थी जो कि हैरिक में थी। क्लियर। अब देखिए, मैंने अगले जो 2 पोइट्स डिस्कस करने वाली हूँ, इनको भी याद रखना बहुत आसान है, बिकॉज दे बोथ वर ब्रदर्स। ओके, अब देखें, हर्बर्ट दोनों के नाम में आता है। लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ शरबरी की मज़े की बात क्या है कि इसने 2 काम किए हैं। ओके, एक जो है ऑटोबायोग्राफी, पहली बार जब लिखना शुरू हुई थी तो ये उसका ऑथर कंसीडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी इसको याद रखने वाली कि इसने ऐसा मीटर अपनी पोएम के अंदर यूज़ किया हुआ है कि जो तो बाकी सब ने इग्नोर किया, लेकिन जब टेनिसन ने इसको पढ़ा ना,
टेनिसन इससे इतना इम्प्रेस हो कि इसने वही मीटर उठाया और अपनी इतनी ज़्यादा फेमस पोम इन मेमोरियम में वो यूज़ किया हुआ है। तो हुई ना ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब बेचारे जॉर्ज हर्बर्ट पे आ जाएं, जो कि जॉन डन के बाद सबसे फेमस मेटाफिजिकल पोइट कंसीडर किया जाता है। कहते हैं कि इसको उससे भी ज़्यादा पढ़ा गया है। अब इसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी। वो क्या थी? वो ये थी कि आपको पता है मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे ना, वो इंटेलेक्चुअल लाइक इतना कॉम्प्लेक्स लिखते थे कि अगर कोई आम बंदा उनको किसी रेफरेंस या किसी के समझाए बगैर उसके लिए समझना बहुत टफ होता था। इस तरह के लिखते थे। लेकिन देखिए जॉन डन है ना, इतना बड़ा पोइट, इतने ज़बरदस्त उसने इंटेलेक्चुअल वर्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसको उतना नहीं पढ़ा गया जितना जॉर्ज हर्बर्ट को। रीज़न क्या थी कि ये जो लिखता था ना, क्लियर चीज़ लिखता था, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग नहीं लिखता था और इसकी पोइट्री में क्लैरिटी होती थी। इतनी सी बात याद रखनी है। देखिए सबसे फेमस कौन है? जॉन डन। उसके बाद कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट। क्यों है बता दिए। उसके बाद ये इसका भाई कौन था? लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ शर्बरी। इसके दो का काम थे, एक ऑटोबायोग्राफी लिखता था, ऑथर था, और दूसरा इसने ऐसा मीटर यूज़ किया था जो बाद में किसी ने नहीं पढ़ा, सिर्फ टेनिसन ने पढ़ा। ओके, बाकी जो शुरू में दो बताएं उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हरिक था, थॉमस कैरी। उनकी क्या खास बात थी? दोनों सॉन्ग राइटर्स थे, एलिजाबेथन सॉन्ग राइटर्स से इनकी क्या रिजेम्बलेंस थी? डीप थॉट्स थी, पेंसिव थॉट्स जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह की थी। और उसके बाद ये दोनों केवेलियर भी हैं, मेटाफिजिकल भी हैं। याद हो गया अभी तक? बहुत आसान है। अभी आते हैं अदर पोइट्स हु आर ऑल्सो बिलोंग टू मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोइट्री। अब देखिए मेटाफिजिकल मेनली 7, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 7 हैं टोटल। 7 मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ और को भी कंसीडर किया जाता है। वो कौन है? एक अब्राहम काउली इज़ फेमस फॉर हिज पिंडारी कोड्स। अब ये पिंडारी कोड्स का क्या मतलब है? कोड तो समझ में आता है कि किसी स्पेसिफिक टाइटल को उठाया, उस पर लिख दिया। लेकिन पिंडारी कोड्स क्या था कि ये पिंडर जो वर्ड है ना, ये एक पोएट था ग्रीक में, ग्रीक पोएट था। उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पिंडारी कोड्स होता है, और अब्राहम काउली ने उसको फॉलो किया था। उसको फॉलो करके पिंडारी कोड्स लिखी हैं। पिंडारी कोड्स कौन सी कोड्स होती हैं? जो कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर होता है और किसी चीज़ की सेलिब्रेशन में लिखी जाए, एक्सप्रेसिव इमोशनल लैंग्वेज यूज़ की जाए, इस तरह की। ठीक है, तो अब्राहम काउली इसलिए फेमस था। अब आगे एंड्रयू मार्ल भी कंसीडर किया जाता है कि ये भी मेटाफिजिकल ग्रुप से कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ कि मेनली 7 होते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उन्हीं को डिस्कस करना है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको मेटाफिजिकल में डाला गया है। जैसे एंड्रयू मार्वल है ना, इसकी क्लोज ये इसका जो एक किस्म का बेस्ट फ्रेंड था या क्लोज फ्रेंड था वो मिल्टन था, और इसने अपनी पोइट्री के अंदर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को इलेबोरेट किया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट शो किया हुआ है, स्पेंसर की और डन की। अब देखें, मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि स्पेंसर और डन की पोइट्री में क्या ज़्यादा डिफरेंस था। जो स्पेंसर था ना, सिंपल लिखता था, क्लियर, लेकिन जो ये डन था ना, ये बहुत कम्प्लेक्स थीम्स ये वो। अब डन की जो पोइट्री थी इंटेलेक्चुअल होती थी, लेकिन स्पेंसर की जो थी वो सिंपल थी। क्लियर हो रही हैं बातें? मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इस तरह का इसने कॉन्फ्लिक्ट शो किया हुआ है राइटिंग में। एडमंड वालर, एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगली एज जब आप पढ़ेंगे ना, रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ पोप, मैं उधर भी बताऊंगी, एज ऑफ जोहानसन, इन तीनों की तीनों एजेस के अंदर हीरोइक कॉपलेट यूज़ हुआ हुआ, क्लोज्ड कॉपलेट भी जिसको कहते हैं। ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? एडमंड वालर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये जो आने वाली 3 एजेस हैं उनमें जो क्लोज्ड कॉपलेट यूज़ होगा उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एडमंड वालर ने। क्लियर? उसके बाद कैवेलियर पोर्ट्स पे आते हैं। अच्छा, ये मैंने हेडिंग दी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड कैवेलियर। देखिए, वर्ड कैवेलियर का मतलब होता है, मेटाफिजिकल का भी मैंने आपको बताया था कि वो पोइट्री होती है जो कि बियॉन्ड फिजिकल सोचती है। और देखिए, मैंने आपको एक और चीज़ बताना भूल गई कि ये जो स्पेंसर और दूसरे हैं ना, स्पेंसर और डन, स्पेंसर की ये खास बात थी कि स्पेंसर, मेरे जहन से निकल गया, किसको डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, तो मैं आपको पहले मिसअंडरस्टैंडिंग बताती हूँ, फिर जो मेरे माइंड से स्लिप हुआ अगर मुझे याद आया तो मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि एकदम से वो होता है ना समटाइम्स कुछ
जहन से निकल जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ अभी। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कैवेलियर के बारे में, कि कैवेलियर का मतलब जो है ना, वो ये कंसीडर किया जाता है कि जो चार्ल्स वन के फॉलोवर्स थे ना, सिंपल इसका मतलब होता है रॉयलिस्ट, ठीक है, जो बादशाह के दरबारी हों और उसी के बारे में लिखते हों इस तरह से। तो कहते हैं कि कैवेलियर का मतलब अगर आप डिक्शनरी में उठा के देखें, कहीं भी देखें गूगल पे, तो मतलब यही है, रॉयलिस्ट। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सारे कैवेलियर पोइट्स रॉयलिस्ट नहीं हैं, कुछ जो कैवेलियर पोइट्स हैं वो रॉयलिस्ट हैं। अब ये एक डिबेट हो गई ना, तो कहते हैं कि बस एक जहन में रख दें कि जो कैवेलियर पोइट है ना, मोस्ट ऑफ द पोएट्स, तो वो चार्ल्स वन के सपोर्टर्स थे, उसी के बारे में लिखते थे। लेकिन यूँ ना कहें कि सारे के सारे लिखते थे, क्योंकि सारे रॉयलिस्ट नहीं थे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखिए ना, लिखा हुआ है नॉट इंटायरली एक्यूरेट। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि दो ऐसे पर्सन जो कैवेलियर भी हैं, मेटाफिजिकल भी हैं, तो वो कौन से थे? रॉबर्ट हैरिक और थॉमस कैरी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दो तो ये पोर्ट्स हो गए, बाकी जो बचेंगे उनके नाम याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। एक लवलेस था, ये तो किसको नहीं याद होता। सकलिंग भी किसको नहीं याद होता। दोनों समहाउ रोमांटिक नेम्स। उसके बाद देखते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ बेन जॉनसन। देखें मेटाफिजिकल पोएट में किसको वो फॉलो करते थे। अभी तक प्यूरिटन एज के अंदर 3 टाइप्स की पोएट्री डिस्कस की। एक स्पेंसरियन पढ़ी है, स्पेंसर को फॉलो करते थे। मेटाफिजिकल पढ़ी है, डन को। अभी जो बेन जॉनसन है, आई एम सॉरी कैवेलियर है, वो किसको फॉलो करें? बेन जॉनसन को। हुई बात क्लियर। बेन जॉनसन किसको फॉलो करता था? बेचारे बेन जॉनसन को तो करते थे, लेकिन बेन जॉनसन भी किसी को करता था। किसको? क्लासिकल राइटर्स को। क्लासिकल मेथड था उसका लिखने का, होरेस वगैरह को फॉलो करता था। आई समझ? उसके होरेस या होरेस है, जो भी है, ठीक। उसके बाद देखें क्लासिकल डिग्निटी, गुड सेंस, मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल लिखता था, अब देखें अगर हम इसको शेक्सपियर से कंपेयर करें ना, तो शेक्सपियर जो था रोमांटिक लिखता था, बहुत सिंपल लिखता था। ये क्या लिखता था? रोमांटिक नहीं, इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल बातें करता था। वो क्या था? सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करता था। ये क्या करता था? एक कॉम्प्लिकेटेड था ना, इंटेलेक्चुअल तो कॉम्प्लिकेटेड ही करेगा, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करता था। शेक्सपियर क्या करता था? पेस्टोरल पोम्स लिखता था ना, नेचर पे लिखता था, पॉपुलर था बहुत। आर्टलेस का मतलब है कि सिंपल लिखता था। लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड यानी कम्प्लेक्स लिखता था। पर्टिकुलराइज्ड मतलब किसी खास चीज़ पे लिखेगा। इंटेलेक्चुअली मतलब मैंने बता दिया कि इस कम्प्लेक्स लिखता था, तो इंटेलेक्चुअली। और इमोशनली रैशनली यानी दलाइल दे के ना किसी बात को वो प्रूव करेगा। हो गई बात ले। तो ये इस तरह के पोइट्स थे। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है, मेटाफिजिकल में भी और कैवेलियर में भी। बस फ़र्क ये है कि मेटाफिजिकल डन को करते थे और ये जो है बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। कहते कि दोनों जो हैं ओल्ड फैशन्ड जो पोइट्री थी उससे इन्होंने उसको ब्रेक किया है, मतलब तोड़ा है, और न्यू टाइप ऑफ पोइट्री जिसमें लव के थीम हो गए, गॉड के हो गए, तो इस तरह के दोनों की दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स दोनों सेम है। क्या चीज़ डिफरेंट करती है? ये कैवेलियर को बेन जॉनसन के फॉलोवर्स थे और मेटाफिजिकल डन के थे। इसके अलावा क्या था कि डन की जो पोइट्री थी वो सीरियस सब्जेक्ट्स को लेती थी, लेकिन डेथ लिया हुआ है, लव लिया हुआ है। कैवेलियर जो थी वो ट्राइवियल सब्जेक्ट्स पे भी लिखने लगती थी, सिंपल से सब्जेक्ट्स पे। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच।